इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट पढ़ेंगे। कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू फिक्स बायस सर्किट्स। इसका सर्किट बहुत हद तक सिमिलर होगा फिक्स बायस सर्किट की तरह, बट हम लोग पढ़े थे कि फिक्स बायस सर्किट जो होता है अनस्टेबल होता है। उसमें जब हम लोग इमीटर रेसिस्टेंस लगाए थे तो उसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा इंप्रूव किया था, बट यहाँ पे विदाउट इमीटर रेसिस्टेंस ये सर्किट ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू फिक्स बायस सर्किट। बाद में हम लोग इमीटर रेसिस्टेंस अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो ये सर्किट और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसका नाम कलेक्टर टू बेस बायस क्यों है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसलिए इसका कलेक्टर टू बेस बायस नाम है क्योंकि इसमें जो आरबी रेसिस्टेंस होता है वो कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और एक फीडबैक प्रोवाइड करता है। फीडबैक बोलने का क्या मतलब है, थोड़ा सा सुनोगे। हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग पहली बार फीडबैक वर्ड का नाम सुन रहे होंगे। फीडबैक, ठीक है। फीड का मतलब होता है खिलाना, बैक मतलब पीछे से, मतलब वापस से खिलाना। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब कलेक्टर करंट का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब बढ़ना चाहेगा, तो उसमें से कलेक्टर करंट जो है कुछ सिग्नल्स इधर बेस टर्मिनल पे फ्लो हो जाएगा, जिसके कारण कलेक्टर करंट के वैल्यू को ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, कलेक्टर करंट सुनोगे क्या है, मैं बोल रहा हूँ फीडबैक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा समझोगे। यहाँ पे फीडबैक का क्या मतलब है। मैं बोल रहा हूँ कि किसी कारण से मान लो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो कलेक्टर करंट बढ़ा, तो कलेक्टर करंट जितना से बढ़ा, जैसे मान लो पहले से 5 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा था, अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण 7 मिली एम्पियर फ्लो होने लगा, यानी कि 5 से 7 हो गया, 2 मिली एम्पियर से करंट बढ़ गया। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो 2 मिली एम्पियर बढ़ा हुआ था वो कुछ करंट इधर से फ्लो हो जाता है, इधर से फ्लो हो जाएगा, बेस करंट इधर से फ्लो हो जाएगा और ये इनपुट में चला जाएगा। मतलब ये आउटपुट सिग्नल था, कलेक्टर करंट आउटपुट सिग्नल था और ये कहाँ पे आ गया, इनपुट में आ गया। तो क्या हुआ, फीडबैक हुआ, मतलब वापस आया, आउटपुट सिग्नल वापस इनपुट में आया है। ठीक है, इसलिए इसको फीडबैक बोलते हैं। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे जब इसको अभी इसका वर्किंग पढ़ाएंगे तब। यहाँ पे एक चीज डिफरेंस देखोगे क्या कि जो बेस रेसिस्टेंस है और कलेक्टर रेसिस्टेंस है ये एक दूसरे से पैरेलली नहीं कनेक्टेड है। जबकि फिक्स बायस सर्किट में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि जो बेस रेसिस्टेंस होता है और कलेक्टर रेसिस्टेंस होता है VCC से पैरेलली कनेक्टेड होता है। ये जो टर्मिनल था ये यहाँ पे कनेक्टेड था, VCC से कनेक्टेड था। बट कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट्स में बेस रेसिस्टेंस कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, ये VCC से पैरेलली कनेक्टेड नहीं होगा, यानी कि आरबी रेसिस्टेंस RC रेसिस्टेंस दोनों VCC से पैरेलली कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, इसका काम है फीडबैक प्रोवाइड करना और ये फीडबैक प्रोवाइड करके इस सर्किट्स को ज्यादा से ज्यादा स्टेबल करता है। चलिए थोड़ा कुछ इसके पॉइंट्स लिखे हैं उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये सर्किट कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे, फिर सर्किट एनालिसिस करेंगे। सर्किट एनालिसिस में आप लोग जानते हो बहुत सारा डेरिवेशन करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट हमने लिखा है दिस सर्किट इज लाइक ए फिक्स बायस सर्किट। ये जो सर्किट है फिक्स बायस सर्किट की तरह रहेगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट दैट इसके बावजूद द बेस रेसिस्टर RB इज रिटर्न टू द कलेक्टर टर्मिनल इंस्टीड ऑफ सप्लाई VCC। कह रहा है कि बेस रेसिस्टेंस RB, ये बेस रेसिस्टेंस RB है, इज रिटर्न टू द कलेक्टर टर्मिनल। ये कहाँ गया है, कलेक्टर टर्मिनल पे रिटर्न हुआ है इंस्टीड ऑफ सप्लाई VCC। मतलब ये यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ है किसके जगह पे, तो VCC के जगह पे। मतलब फिक्स बायस सर्किट में ये जो रेसिस्टेंस RB होता है वो VCC से कनेक्टेड होता है, बट उसके जगह पे ये जो RB है अब कहाँ पे कनेक्टेड है, कलेक्टर टर्मिनल पे कनेक्टेड है। इस लाइन का यही मतलब है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक। इसको हम लोग क्या एक और नाम देते हैं, ये जो कलेक्टर टू बेस बायस है इसका दूसरा नाम हो गया बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक। बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक मतलब कलेक्टर सिग्नल्स को ये क्या करता है, फीडबैक करता है, वापस इनपुट में भेजता है और कलेक्टर करंट को रिड्यूस करने का काम करता है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि अगर कलेक्टर करंट का वैल्यू इंक्रीज करता है तो सर्किट अनस्टेबल हो जाएगा, उसका क्यू पॉइंट जो है सैचुरेशन पॉइंट की तरफ शिफ्ट करने लगता है। कलेक्टर करंट का वैल्यू जितना कम जाएगा, जितना घटेगा, कट ऑफ पॉइंट की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के कारण कलेक्टर करंट का वैल्यू हाईली इफेक्टेड होता है,
वो अपने पोजीशन को क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, तो उसको स्टेबल करना पड़ेगा, और स्टेबल करने के लिए ही तो ये सारा बायसिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इट डिराइव्स its name from the fact that voltage for RB is derived from the collector। कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा RB में, ये कहाँ से डिराइव होगा, तो कलेक्टर से डिराइव होगा। अभी हम कुछ ही देर में बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा RB का, वो डिपेंड करेगा यहाँ कलेक्टर से। ठीक है, कैसे होगा वो सारा चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे। RB प्रोवाइड ए निगेटिव फीडबैक, करा कि RB जो है एक निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। दो तरह का फीडबैक होता है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक एंड निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, निगेटिव फीडबैक क्या होता है, पहले से जो इनपुट सिग्नल होगा, यहाँ पे पहले से जो इनपुट सिग्नल होगा, अगर ये फीडबैक सिग्नल जो यहाँ से सिग्नल आ रहा है उसको फीडबैक बोलेंगे। एक्चुअल इसका इनपुट सिग्नल तो पहले से होगा, और ये जो फीडबैक सिग्नल है वो आके अगर इससे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसको, इस सिस्टम को हम लोग, सब्ट्रैक्ट मतलब घट जाता है, फीडबैक सिग्नल एक्चुअल सिग्नल से घटता है, तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर फीडबैक सिग्नल आके एक्चुअल इसका इनपुट सिग्नल जो पहले से था उसमें ऐड होगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में हम लोग को फीडबैक एम्पलीफायर एक अलग से चैप्टर ही पढ़ना होता है, वहां पर ज्यादा डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, निगेटिव फीडबैक जब भी होगा तो सर्किट को स्टेबल करता है, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट को अनस्टेबल करता है। कैसे करता है सब आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे सब चीज पढ़ाने लगेंगे तो बहुत टॉपिक जो है लेंदी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि RB प्रोवाइड ए निगेटिव फीडबैक विच स्टेबलाइज IC। कह रहा है क्या कि ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है और आईसी को स्टेबलाइज करता है अगेंस्ट चेंजेस टेम्परेचर और रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर बाय अनदर वन। कह रहा है कि आईसी को ये स्टेबलाइज करेगा, ये जो आरबी है नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करके आईसी को स्टेबलाइज करेगा। किसके अगेंस्ट में? तो टेम्परेचर वेरिएशन के केस में, टेम्परेचर अगर वेरी करेगा उस केस में भी आईसी को ये क्या करेगा, स्टेबल रखेगा। और दूसरा रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ट्रांजिस्टर अगर पुराना हो गया, खराब हो गया, तो उस केस में सेम मॉडल का सेम वोल्टेज करंट रेटिंग का नया ट्रांजिस्टर यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है। तो उस केस में भी यहाँ पे आईसी को ये क्या रखेगा, स्टेबल रखेगा। आईसी जितना स्टेबल रहेगा सर्किट उतना स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको हम लोग पढ़ लिए। फिलहाल इतना याद रखना है कि किसी और का है फिलहाल नहीं हम ही लोग का है। ये जो आरबी है ना, बस इतना याद रखो कि ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है और इसका मेन काम है आईसी को स्टेबलाइज करना। ठीक है, आईसी को स्टेबलाइज करना। और ये जो सर्किट्स है ये बहुत अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू फिक्स बायस सर्किट। स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू निकालेंगे ना हम लोग, डेरिवेशन तो करेंगे, तो वहां पे देखना इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू आता है 1 प्लस बीटा से कम आता है। ठीक है, अगर 1 प्लस बीटा से स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू कम आएगा देन दिस सर्किट इज मोर स्टेबल देन फिक्स बायस सर्किट्स। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डज सर्किट वर्क, मतलब ये जो सर्किट है ये कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, कैसे ये आईसी को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स लिख दिए। फिक्स बायस सर्किट्स में जरूरत नहीं था तो हम नहीं लिखे थे। ठीक है, चलो देखते हैं। इफ द कलेक्टर करंट आईसी टेंड्स टू इंक्रीज, इफ द कलेक्टर करंट आईसी टेंड्स टू इंक्रीज, मतलब जैसे ही ये आईसी करंट टेंड्स टू इंक्रीज मतलब बढ़ना चाहेगा, कुछ वैल्यू से बढ़ना चाहेगा। जैसे उस समय बताया ना कि 5 मिली एम्पियर से 7 मिली एम्पियर होना चाहेगा। ठीक है, होना चाहेगा बोल रहे हैं। आइदर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, क्यों भाई बढ़ना चाहेगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर के कारण बढ़ना चाहेगा। ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया तभी ये बढ़ना चाहेगा। कॉमा देके लिखा हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया है। उसके बाद लिखे हैं VCE डिक्रीजेस ड्यू टू लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस RC। कह रहा है क्या कि ये जब आईसी बढ़ेगा या बढ़ना चाहेगा तो यहाँ पे RC के क्रॉस लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे वोल्टेज, ये आईसी करेंट जो है इसी से फ्लो हो रहा है ना, ये रेजिस्टेंस से हो रहा है। अगर आईसी का वैल्यू ज्यादा होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू कितना हो जाएगा, आईसी इंटू आरसी होता है, तो आईसी का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा ना। अब नेक्स्ट पॉइंट,
द रिजल्ट इज दैट बेस करंट आईबी इज रिड्यूस। कह रहा है कि भैया नहीं, ये नहीं पढ़ो। VCE डिक्रीजेज ड्यू टू लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी। अब कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो VCE है ये डिक्रीज करेगा। क्या है भाई? तो IC जब इंक्रीज करता है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू बढ़ जाता है। आया रे बच्चा लोग समझ में कि नहीं आया? अरे डेरिवेशन हम कराएंगे तो यहाँ पे KVL जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे इक्वेशन बोलो। यहाँ पे जब KVL इस आउटपुट पार्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे ना VCC सप्लाई वोल्टेज है और इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। अच्छा, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? RC इंटू IB प्लस IC होगा। करेंट इंटू रेसिस्टेंस लिखेंगे तो करेंट का वैल्यू कितना है? IB प्लस IC है इंटू क्या रेसिस्टेंस RC लिखेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप इसके RC के क्रॉस हो गया, ये वोल्टेज ड्रॉप। और यहाँ पे एक दूसरा वोल्टेज ड्रॉप VCE है तो इसको लिखेंगे प्लस VCE। अच्छा, यहां से VCE का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे? VCC माइनस IB प्लस IC RC। बोलो लिखोगे ना कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये IC अगर इंक्रीज करता है तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। ये IC इंक्रीज, सुनोगे, IC इंक्रीज करेगा तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। यहाँ पे ये IC इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली ये वाला वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस का है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वाला जो वैल्यू है VCE का ये घटेगा ना। या थेथोलॉजी मेथड से भी समझ सकते हो। देखो यहाँ से इतना वोल्टेज चला, पापा बेटा वाला कहानी समझ आया था ना कि पापा 300 रुपया कमा के ला रहे हैं और ये जो बड़का बेटा है ये 300 में से 200 रुपया ड्रॉप कर दिया तो बचा हुआ यहाँ पे छोटका बेटा है उसको कै गो रुपया मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा, ठीक ना। तो ये बड़का बेटा जितना ज्यादा ड्रॉप करेगा बचा हुआ वोल्टेज ही इतना पहुंचेगा ना। वैसे भी समझ सकते हो या ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा VCE का वैल्यू उतना कम होगा। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ द कलेक्टर करंट IC टेंड्स टू इंक्रीज, ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो छोड़ो, VCE डिक्रीजेज ड्यू टू लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस RC। VCE ड्रॉप ड्यू टू लार्ज कलेक्टर करंट IC या हाई वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होने के कारण यहाँ पे VCE का वैल्यू कम होगा। द रिजल्ट इज दैट बेस करंट IB इज रिड्यूस। अब कह रहा है क्या कि इसके कारण यहाँ पे बेस करंट का वैल्यू रिड्यूस होगा, कम जाएगा। ठीक है, बेस करंट का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। द reduced base current in turns reduces the original increase in collector current IC। अब कह रहा है क्या कि ये बेस करंट का वैल्यू कम जाएगा तो यहाँ पे जो IC वैल्यू जितना इंक्रीज करना किया था उसको रिड्यूस कर देगा IB। ये बेस करंट बहुत खतरनाक होता है, ये इनपुट करंट है। सोचो कि इनपुट करंट का वैल्यू कम गया तो आउटपुट करंट का भी वैल्यू कम जाएगा। कैसे? तो आपको बताया है ना IC इक्वल टू बीटा IB होता है। बोलो बताया ना, बीटा तो कांस्टेंट हो गया। अगर मान लो IB घटा तो ऑब्वियसली IC को घटा देगा, यानी कि यहाँ पे IC जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IB होता है। बोलो बोलो बोलो, कब बोलोगे, कब समझोगे? समझाया है ना, पढ़ाया है ना, कुछ नहीं बताया है? बोलो बताएं। और आगे बढ़ा जाए। Hence in this way collector current do not change and circuit remains stable। इसके कारण IC जितना बढ़ना चाहा उतना से पकड़ के उसको कम कर देगा और इस तरीके से कलेक्टर करंट को नहीं बढ़ने देगा और ये जो सर्किट है होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए एक बार फिर से हम ओवरऑल रिवीजन करा देते हैं कैसे वर्क करता है। किसी कारण से IC का वैल्यू बढ़ा, मान लो बढ़ा 2 मिली एम्पियर से बढ़ा। जब ये 2 मिली एम्पियर से बढ़ेगा यहाँ पे कलेक्टर करंट का वैल्यू तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे करंट तो यही से फ्लो हो रहा है तो हाई करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ से VCE का वैल्यू क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, VCE का वैल्यू घटा, उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे IB करंट का वैल्यू भी घट जाता है और IB करंट का वैल्यू जब घटेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये IB इनपुट करंट है और इनपुट करंट का वैल्यू घटने से आउटपुट करंट का भी वैल्यू घट जाएगा। तो जितना से वो बढ़ना चाहता उतना ही से उसको घटा देगा, मतलब जितना से बढ़ा उतना ही से उसको घटा के फिर से उसको पहले ही वाले वैल्यू पे
ला देगा, जिससे ये सर्किट जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलो इसके सर्किट एनालिसिस में जब चलेंगे तो बहुत सारा इक्वेशन मिलेगा, वहाँ से भी हम लोग को बहुत चीज़ देखने के लिए मिलेगा और वहाँ से भी इसके वर्किंग को समझाएंगे। एक काम कीजिए, अपना पहले फटाफट लिख लीजिए, ये सर्किट डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद सर्किट एनालिसिस करेंगे। चलो अब हम लोग सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे। फिर से मैंने वही डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम वहां पे बना हुआ था, यहाँ पे बना लिए हैं, स्पेस चाहिए था ज्यादा। सर्किट एनालिसिस में मेनली हम लोग डेरिवेशन करते हैं, जिसमें IV का वैल्यू, RV का वैल्यू, VCE का वैल्यू, RC का वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना चाहोगे इस सर्किट से वो फाइंड आउट कर सकते हो। और सर्किट एनालिसिस में हमने आप लोगों को एक बेस्ट मेथड बता रखा है कि जब भी बीजेटी से रिलेटेड सर्किट एनालिसिस करना हो, चाहे किसी भी पैरामीटर का वैल्यू क्यों नहीं निकालना हो, आप हमेशा केवीएल से निकालोगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इनपुट में केवीएल लगाएंगे। और ये एक क्लोज पाथ सर्किट्स है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये प्लस VCC का मतलब ये होता है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड होगा और ये सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KVL इन इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट, इनपुट पार्ट ऑफ CKT। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट है इस सर्किट में, एक इनपुट पार्ट है, एक आउटपुट पार्ट है। ठीक है, तो ये इनपुट पार्ट है, यहाँ पे ऐसे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहा होगा कि सर यहाँ पे IB और IC क्यों लिखे हैं। अरे KCL पढ़ाए हैं ना आप लोग को, तो KCL में क्या बताए हैं, एक इनकमिंग करंट होता है, मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट होता है। तो यहाँ पे आउटगोइंग करंट कितना है, IB प्लस IC है ना, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट कितना होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। मान लो यहाँ का इनकमिंग करंट IC डैश है, ठीक है, यहाँ पर क्या इनकमिंग करंट IC डैश है, चलो यहाँ पे बता देते हैं। तो ये इनकमिंग करंट हो जाएगा और आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, IB प्लस IC हो जाएगा। समझा रे बच्चा लोग, IC dash is the incoming current and outgoing current is IC and IB, and we already know that in from the KCL, Kirchhoff's current law, the sum of incoming current is equal to sum of outgoing current। तो यहाँ पे sum of incoming current कितना है, IC dash है, और ये कितने के बराबर है, तो IC प्लस IB के बराबर है, या IB प्लस IC के बराबर है। तो या तो IC डैश लिखो या IB प्लस IC लिखो, क्या अंतर पड़ने जा रहा है। ठीक है, चलो तो KVL अप्लाई करो। तो यहाँ पे KVL जब इनपुट पार्ट में अप्लाई करोगे, एक वोल्टेज यहाँ पे भी होगा VBE वोल्टेज, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है ना। ये नन्हा सा मुन्हा सा अपना प्यारा सा बच्चा है VB, क्लियर। अब तो इनपुट में जब KVL अप्लाई करोगे तो ये सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ब्लू वाले रास्ते में, तो एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे मिलेगा, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे मिलेगा और तीसरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे मिलेगा। एक ही सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है और तीन ड्रॉप इन वोल्टेज मिल रहा है, समझा। चलो तो सप्लाई वोल्टेज है VCC इक्वल टू ड्रॉप इन वोल्टेज है कि यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ड्रॉप कितना करेगा, करेंट इंटू रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो करेंट का वैल्यू है IB प्लस IC इंटू RC, यही होगा ना, दिस करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ से ये करंट IB फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से दो करंट आया, एक करंट इधर गया, एक करंट इधर गया, रास्ता अलग अलग हो गया। तो इस रास्ते में आया IB, जिस राह पे घर हो तेरा क्या, वहां से मैं हूँ अक्सर गुजरा। गाना सुने हो तुम लोग, गाना वाना पता नहीं सुनते, सब तुम लोग भोजपुरी गाना सुनता होगा नहीं, पवन सिंह का, खेसारी लाल यादव का, निरहुआ का और साउथ वाला मूवी देखते हो, यही ना, जानते हैं तुम लोग का टेस्ट। कुछ बच्चे हैं जो एडवांस हो गए हैं आज के डेट में, गांव में भी देखते हैं यार, इंग्लिश गाना सुनते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है हमको। इंग्लिश मूवी देखते हैं, वही हिंदी डब या इंग्लिश में भी देख लेते हैं। चलो फिर ये तो अपना अपना पसंद है। तो एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे मिला, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे मिलेगा। इस रास्ते से जब IB गुजरेगा तो RB से जब गुजरेगा तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा IB RB, ठीक है। और फिर ये पहुंचेगा यहाँ और यहाँ मिलेगा VBE वोल्टेज, ठीक है, ठीक है। चलो
तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में एक चीज देखोगे क्या कि करंट का दो टर्म है, आईबी तो है ही, आईसी भी है, यहाँ पे भी आईबी है। तो जब भी हम लोग इनपुट में केवीएल लगाएंगे और जो इक्वेशन मिलेगा उसमें अगर आईबी को छोड़ के दूसरा कोई करंट आ जाता है, आईसी आ जाता है, आईई आ जाता है, तो उसको आईबी के ही फॉर्म में हम लोग लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस आईसी को हम लोग आईबी के फॉर्म में लाएंगे। देखो कैसे लाएंगे। सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस आरसी को आईबी से पहले मल्टीप्लाई करोगे तो आईबी आरसी हो जाएगा प्लस आईसी आरसी हो जाएगा, आईसी आरसी हो जाएगा प्लस यहाँ पे आईबी आरबी प्लस वीबीई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं बोल रहा हूं कि आईसी का अगर इनपुट में केवीएल लगाए और आईबी को छोड़ के कोई दूसरा करंट आ रहा है तो उसको आईबी के फॉर्म में लाते हैं। तो ये आईसी जो है इसको कन्वर्ट करो आईबी आरसी प्लस इसको लिखेंगे बीटा आईबी आरसी, लिख सकते हैं ना। आईसी इक्वल टू क्या होता है, पढ़े हो ना, बीटा आईबी, अब तो याद हो गया होगा। तो आईसी के बदले बीटा आईबी लिखेंगे प्लस आईबी आरबी प्लस वीबीई। ठीक है, अब देखो तीन तीन आईबी करंट आ गया, तो यहाँ से आईबी को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आरसी प्लस बीटा, बीटा रहेगा, आरसी रहेगा प्लस यहाँ पे आरबी रहेगा और प्लस वीबी। इससे हम लोग निकाल लेंगे ये कितना है, वीसीसी का वैल्यू आ गया। अगर यहाँ से आईडी का वैल्यू निकालना चाहोगे तो वीबी को इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा वीसीसी माइनस वीबी और इसको डिवाइड कर दोगे, यानी कि आईबी इक्वल टू आ जाएगा वीसीसी माइनस वीबीई डिवाइडेड बाई आरसी प्लस बीटा आरसी प्लस आरबी। ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे आरबी का वैल्यू निकालना होगा तब भी निकाल सकते हैं। देखोगे आरबी कहाँ पे है, आरबी यहाँ पे है ना, तो यहाँ से इस इक्वेशन के लिए वर्कआउट करेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं। निकाल के दिखाएं क्या, वो भी हर बार सर फांसी मार देते हैं, आप खुद से भी निकाल सकते हो। देखो कितना ये इक्वेशन कितना है, वीसीसी इक्वल टू है आईबी आरसी प्लस बीटा आईसी आरसी, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे है आईबी आरबी प्लस वीबी है। बड़ा आसान सा है यार। यहाँ पे क्या करो ना कि आरसी को कॉमन ले लो, तो अगर आरसी को कॉमन ले हुए तो ये आ जाएगा आईबी प्लस बीटा आईसी प्लस आईबी आरबी प्लस वीबी। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, तो आरबी का वैल्यू निकालना है, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये जो रिमेनिंग दो वैल्यू है इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो जब इधर भेजोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा वीसीसी माइनस आरसी, इसको इधर भेजे तो आईबी प्लस बीटा आईसी, एक वैल्यू इधर आया तो माइनस हो गया और दूसरा ये वीबी हो जाएगा इक्वल टू कितना, आईबी आरबी हो गया। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो यहाँ से आरबी का वैल्यू निकालना है, तो आरबी का निकालने के लिए आईबी को नीचे भेज देंगे, तो ये आ जाएगा वीसीसी माइनस आरसी आईबी प्लस बीटा आईसी माइनस वीबीई डिवाइडेड बाई आईबी, कितना इक्वल टू आया, आरबी इक्वल टू, सीधा करके थोड़ा सा लिखते हैं तो आरबी इक्वल टू हो जाएगा वीसीसी माइनस आरसी आईबी प्लस बीटा आईसी माइनस वीबीई डिवाइडेड बाई आईबी। इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे चाहो तो बना सकते हो, या यहाँ से भी बना सकते थे। इसको आरबी को बाहर निकाल लेते हैं, नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी बना सकते थे, लेकिन चलो ये भी अच्छा तरीका है। चलो यहाँ तक लिख लो पहले, उसके बाद अब हम लोग अच्छा एक चीज और, आईसी का वैल्यू हम लोग बीटा अगर गिवन रहता है तो बीटा आई से निकालेंगे। यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम लोग आउटपुट में केवीएल लगा के फिर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं केवीएल अप्लाई करेंगे आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट में। तो हम लोग लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन द आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट। ठीक है,
तो यहाँ पे जब केवीएल लगाओगे तो करंट का पाथ यहाँ से ऐसे होगा, इधर बना देते हैं, ठीक है। और इस पाथ में जितना भी वोल्टेज होगा उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सप्लाई वोल्टेज जो होता है सम ऑफ ड्रॉप इन वोल्टेज के बराबर होता है। तो इस रास्ते में आपको सप्लाई वोल्टेज VCC मिलेगा, एक ड्रॉप इन वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, IB IC RC मिलके एक वोल्टेज ड्रॉप देगा, और एक तीसरा वोल्टेज दूसरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा VC। क्या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, VCC इक्वल टू यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा, IB प्लस IC RC प्लस VC, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे IB का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग इक्वेशन में फाइंड आउट किए रहते हैं, तो IB को यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो VC का वैल्यू निकाल लो। अगर VC का वैल्यू निकालना होगा तो कितना लिखेंगे, VCC माइनस IB प्लस IC इंटू RC, ठीक है। तो ये इक्वेशन VC का आ गया। अभी वर्किंग जब पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे, यहाँ पे उतना ही वोल्टेज पहुंचता है जितना यहाँ से चला, और यहाँ पे जितना ड्रॉप हो गया, तो चला जितना उसमें से ड्रॉप इन वोल्टेज निकालोगे तो बचा हुआ वोल्टेज यहाँ होता है। तो VC में से इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जितना ड्रॉप होके इन दोनों का जो माइनस होगा वही वैल्यू VC का वैल्यू होगा। उसके बाद अगर मान लो इस इक्वेशन से RC का वैल्यू निकालना चाहते तो निकाल सकते थे क्या, पहले तो VC को इधर भेजते, तो ये VCC माइनस VCE आ जाएगा, इक्वल टू होगा IB प्लस IC RC, यही होगा ना। यहाँ से निकालना क्या है, RC का वैल्यू निकालना है, तो इस वैल्यू को इधर भेज देंगे, तो VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाई IB प्लस IC होगा, यानी कि RC इक्वल टू आ जाएगा VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाई IB प्लस IC, ठीक है। देखो जितना ज्यादा डेरिवेशन करोगे ना, जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे, ये कोई रटा डेरिवेशन नहीं है। बुक्स में भी थोड़ा सा देखोगे थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, लेकिन आता है जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो आंसर सेम ही आता है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का कुछ वैल्यू पुट कर दिया, नहीं। सर्किट एनालिसिस जैसे आपका दिमाग चल रहा है वैसे काम कर सकते हो, बस सही टर्म यूज करना है, सही टर्म यूज करना है, सही फॉर्मूला यूज करना है। जो भी जैसे बीटा का वैल्यू कभी कभी हम लोग IC का वैल्यू बीटा IB पुट कर देते हैं, तो वो सारा चीज जो है अपने मन से हम लोग ठीक से पुट करते रहते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसको भी लिख लो। उसके बाद अब हम लोग स्टेबिलिटी के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी बायस सर्किट्स का, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम लोग एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा भाई, द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, बोलो पढ़ाए हैं ना। S इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा डेल IB बाई डेल IC, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में KVL अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे अप्लाई KVL इन द इनपुट पार्ट ऑफ CKT। अभी कुछ देर पहले ही KVL लिखे थे, क्या लिखे थे, VCC इक्वल टू लिखे थे IB प्लस IC RC प्लस IB RB प्लस VB, ये लिखे थे ना। बोलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस RC को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में I तो है नहीं, हम बताया कि I रहता है तो IB प्लस IC पुट किया जाता है, बट यहाँ पे कहीं पे I नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करो सिंपली, तो ये हो जाएगा IB RC प्लस IC RC प्लस IB RB प्लस VB, ठीक है। यहाँ पे देखोगे दो IB का टर्म आ गया, तो IB को कॉमन ले लोगे, तो अगर IB को कॉमन लोगे तो ये RC प्लस RB आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें और इसमें IB कॉमन है, तो IB कॉमन लोगे तो RC प्लस RB बचेगा, और बाहर में लिखेंगे IB कॉमन लिए हो, प्लस अब यहाँ से बचेगा IC RC, और अंत में बचेगा VBE। ये कितना इक्वल टू आ गया, तो ये VCC इक्वल टू आ गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट the above equation with respect to IC।
डिफरेंशिएट करोगे तो डेल VCC डिवाइडेड बाई डेल IC लिखोगे, इक्वल टू क्या लिखोगे, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर आने दो, RC प्लस RB कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, डेल IB बाई डेल IC लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, RC कॉमन ले लो और IC को डिफरेंशिएट करो तो डेल IC बाई डेल IC हो जाएगा, प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डेल VBE डिवाइडेड बाई डेल IC हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है VCC, इसको IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 0, ये एज यूजुअल रहने दो, जैसे है वैसे ही रहने दो, क्योंकि हमारा फाइनल मोटो है डेल IB बाई डेल IC का वैल्यू निकालना और उसके बाद उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना। अब तो याद हो गया होगा, ये वैल्यू कट रहा है तो ये बचेगा RC और ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है VB, IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा। अब क्या करोगे, RC को देखोगे, RC को इधर भेज दोगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यही होगा ना, तो माइनस RC हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, RC प्लस RB डेल IB बाई डेल IC। करना क्या है, डेल IB बाई डेल IC का वैल्यू निकालना है, तो डेल IB बाई डेल IC का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेजोगे तो माइनस RC डिवाइडेड बाई RC प्लस RB हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल IB बाई डेल IC इक्वल टू माइनस RC डिवाइडेड बाई RC प्लस RB। यही हमारा डेल IB बाई डेल IC का वैल्यू है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल IB बाई डेल IC इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो ताकि लिखने में सही रहेगा। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस बीटा तो रहेगा ही, 1 प्लस बीटा रहेगा, 1 माइनस बीटा भी यहाँ पे रहेगा, और डेल IB बाई डेल IC का वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू है, तो पुट करो माइनस RC डिवाइडेड बाई RC प्लस RB है क्या, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये जो वैल्यू आया यही वैल्यू इसका आ गया स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू। और एलसीएम लेके बहुत लोग इसको जोड़ के भी बुक्स में लिखा हुआ रहता है, उतना करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो यार, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू देखोगे, स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई इतना आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये 1 प्लस कुछ भी ये ऐड होगा, ये वाला टर्म कुछ भी होगा 1 से ऐड होगा तो ये 1 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, और 1 से ज्यादा वैल्यू को इससे जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस होता है। 1 प्लस बीटा को 1 से डिवाइड करोगे तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 प्लस समथिंग है, ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही, और जितना वैल्यू देगा 1 से ऐड हो जाएगा, यानी कि एक बड़ा वैल्यू मिलेगा, उससे 1 प्लस बीटा को डिवाइड करोगे तो एस का वैल्यू क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो एस जो है लेस देन क्या आ गया, 1 प्लस बीटा आ गया, देन दिस सर्किट इज मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर से भी पता चल गया कि ये सर्किट ज्यादा स्टेबल होगा। और फॉर्मूला याद रखना है, स्टेबिलिटी फैक्टर का भी क्वेश्चन पूछ देता है, इससे कम पूछेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला बड़ा लेंदी होता है। अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा RC डिवाइडेड बाई RC प्लस RB। याद करने का कोशिश करोगे तो याद रहेगा। बहुत बड़ी स्टेबिलिटी फैक्टर का ही क्वेश्चन पूछ देता है। सर्किट दे दिया, जैसे यही सर्किट दे दिया, इसमें RC का वैल्यू दे दिया, बीटा का वैल्यू दे दिया, RB का वैल्यू दे दिया, इतना ही से स्टेबिलिटी फैक्टर निकल जाएगा। RC का वैल्यू दे दिया, RB का वैल्यू दे दिया, बीटा का वैल्यू, यानी कि 3 क्वांटिटी चाहिए, और उसी 3 क्वांटिटी से देखो S का वैल्यू निकल जाएगा, बीटा है, RC है और RB है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी का कलेक्टर टू बेस बायस पढ़ेंगे विद इमीटर रेसिस्टेंस। नहीं भी पढ़ाएंगे तो खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन चलो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो अगले क्लास में मिलते हैं।